जी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आईआरआर के बारे में डिस्कस किया था कि आईआरआर किस तरह कंप्यूट किया जाता है, जिसके अंदर आपका ने कहा था आईआरआर स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि जो प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन है वो आपको कितना रिटर्न दे रहा है, किस रेट से रिटर्न दे रहा है। और आपका ने कहा था इसको कहीं प्रॉफिट की परसेंटेज ना समझिएगा, ये एक्चुअली वो डिस्काउंटिंग रेट होता है जिससे प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो हो जाती है। जैसे आप लोगों ने कहा था अगर आप 10% पे एनपीवी निकालें और वो पॉजिटिव निकल आए तो इसका मतलब क्या था कि ये प्रोजेक्ट आपको 10% से हाई रिटर्न दे रहा है। अगर नेगेटिव आ जाए 10 पे तो 10 से कम दे रहा है। और अगर आपका ने कहा था कभी 10% पे एनपीवी जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली आपको 10% रिटर्न दे रहा है। अच्छा, अगर आपकी कॉस्ट 10% है और प्रोजेक्ट भी 10% दे तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं, फिर तो आपको फायदा ही कोई नहीं। आप इतने सालों के लिए रिस्क भी लें और बचे भी कुछ ना आपको। तो उस वजह से हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों को फिर क्या करना होता है कि आईआरआर अगर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो एक्सेप्ट करें वरना रिजेक्ट करें। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ना कुछ कंपैरिजन डिस्कस किए थे एनपीवी और आईआरआर के। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हों तो आप कहना कहा था किस बेस पे डिसीजन लिया करो? एनपीवी पे, जिसकी एनपीवी ज्यादा उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था कि अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट एक खास टाइम से चेंज हो रही हो, मतलब अगर फर्स्ट करें जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 10,000 और 1 लाख कर लें, इसी तरह रिटर्न आपके कर लें, तो आपको मैंने कहा था दोनों केसेस में आईआरआर आपका सेम आ जाता है, तो फिर डिसीजन किस बेस पे लेते हैं? एनपीवी के ऊपर। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को डिस्कस की थी। बाकी आपका ने कहा था नॉन फाइनेंशियल मैनेजर के लिए एनपीवी अंडरस्टैंडेबल थोड़ा नहीं होता, लेकिन आईआरआर से फिर भी अंदाजा लगा जाता है। और दूसरा आपका ने कहा था कुछ री इन्वेस्टमेंट के बारे में assumption थे जो बज़ाहिर आप लोगों को थोड़ा अभी प्रॉब्लम करते हैं। जैसे आपका ने कहा था एनपीवी का assumption है कि जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो जनरेट होगा वो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट होगा जहां पे इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही रिटर्न मिले। और आईआरआर का assumption ये था कि जो फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट होंगे वो किसी ऐसी जगह पे री इन्वेस्ट होंगे जहां पे आईआरआर के इक्विवेलेंट ही रिटर्न मिले। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि आपका ने कहा था आई कैप ने आपकी बुक में कंपैरिजन डिस्कस ही नहीं किया, इसलिए ये चीज मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं की थी कि क्या है। तो बहरहाल आपका ने ये बता दिया था कि अगर कभी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि दो प्रोजेक्ट का डेटा दिया जाए, दोनों की एनपीवी निकालो, दोनों की आईआरआर निकालो और फिर आपसे कहा जाए बताओ किसमें इन्वेस्टमेंट करूं। अब फर्ज करें एक की एनपीवी ज्यादा आ गई, एक का आईआरआर ज्यादा आ गया, तो आपने डिसीजन किस बेस पे बताना है? एनपीवी पे। वहां पे ये नहीं करना कि एनपीवी हो तो ये कर लेना, आईआरआर हो तो ये कर लेना, वो गलत कर देगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमने एक एब्सोल्यूट डिसीजन देना है ना, तो हम कहेंगे आप एनपीवी पे डिसीजन लो। तो ये चीज इसके अंदर आ रही होती। आज आप लोगों ने मैंने कुछ क्वेश्चन फर्दर शेयर किए थे ग्रुप के अंदर, तो जरा निकाल लें। जी ग्रुप के अंदर ना दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शेयर किए थे। अच्छा, इनकी ना दोनों की रिक्वायरमेंट नीचे प्रिंट नहीं है, लेकिन वो एनपीवी ही निकालनी है। जी अब देखिएगा इस क्वेश्चन को। पहले आप लोग ऐसे करें, ये पैराडाइज लिमिटेड वाला क्वेश्चन निकाल लें। ये अब थोड़ी सी ना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। अच्छा, ये जो भी मैंने दो क्वेश्चन शेयर किए हैं कल आपको, इनके अंदर ना इन्फ्लेशन है ना ही टैक्स है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस है कि आप लोगों को रेलिवेंट कैश फ्लोज डिसाइड करना आ जाए और पर्टिकुलर ईयर में लिख के एनपीवी निकालनी आ जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने दो प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं इनमें इन्फ्लेशन, टैक्सेशन इस तरह के फिलहाल पॉइंट नहीं है। वो इंशाल्लाह जब पास पेपर के मैं फर्दर भी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा फिर उसमें वो हम कवर करेंगे। तो पैराडाइज लिमिटेड वाला जरा क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। कह रहे पैराडाइज लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी स्पेशलाइजिंग इन लग्जरी एंड हॉलीडे फॉर रिच एंड फेमस. It has recently purchased an inhabited island close to the popular resort of Luca at a cost of 2 million. जी ये अब आपके लिए कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? संक कॉस्ट। कैसे पता चला? हाँ, उसने कहा कि हैज बीन परचेज, आप खरीद चुके हैं ना, तो इसका मतलब ऑलरेडी इनकर्ड है।
तो संक कॉस्ट हो गई। अच्छा कह रहे कंपनी हैज ऑलरेडी स्पेंड 1.5 मिलियन ऑन प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। अच्छा अब ये ना ACCA की बुक का क्वेश्चन, इसलिए डेटा डॉलर उसमें पाउंड्स में दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों ने रुपीज ही ट्रीट करना है इनको। अच्छा जी, तो कह रहे कंपनी हैज ऑलरेडी स्पेंड 1.5 मिलियन ऑन प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। कौन सी कॉस्ट? ये भी संक कॉस्ट, ये भी आप लोग पास्ट में इनकर कर चुके हुए हो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपको कह रहे ओवर द नेक्स्ट ईयर इट प्लान टू डेवलप द आइलैंड extensively with the aim of making it one of the most exclusive holiday location in the region। कह रहे हैं अब हम जो फर्दर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसको एक एक्सक्लूसिव हॉलीडे लोकेशन बना दी जाए, इसको इस तरह डेवलप किया जाए कि लोग हॉलीडेज के लिए यहाँ पे आया करें। इसका मतलब फिर मेन हमने डिसीजन क्या पास करना होगा कि कोई ऐसी चीज डेवलप की जाए या ना की जाए। अच्छा आगे जरा देख लेते हैं ताकि फर्दर पता चले जी। कह रहे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द 7 होटल्स ऑन द आइलैंड आर 37 मिलियन। कह रहे जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना 7 होटल्स की, सॉरी मिस हो गया, अच्छा ऊपर पैराग्राफ है, कह रहे एन ऑफर हैज जस्ट बीन मेड टू बाय द लैंड फॉर 5 मिलियन। अच्छा कह रहे कि एक ऑफर आई है कि 5 मिलियन में ये जगह हमें बेच दो। देखें आप लोग क्या सोच रहे थे कि वहां पे हम होटल बनाएंगे या रिजॉर्ट बनाएंगे उसको, ठीक है, लेकिन कह रहे कि एक बंदे ने ऑफर कर दी 5 मिलियन में ये जगह मुझे बेच दो। इसका मतलब आप लोगों के ज़हन में क्या चीज चल रही होगी? हाँ कि क्या हम लोग इसको रिजॉर्ट बनाएं या ये ऑफर एक्सेप्ट करके बेच ही दें। अच्छा आप लोगों को पता है जब हम कैश फ्लो कर रहे होते हैं यानी बना रहे होते हैं किसी एक असम्पशन की बेस पे बना रहे होते हैं ना कि हम ये काम करेंगे, इसका मतलब मैं जब कैश फ्लोज बना रहा हूँ इस क्वेश्चन के, मैं इस असम्पशन पे बनाऊंगा मैं रिजॉर्ट बनाऊंगा। अगर मैं रिजॉर्ट बनाऊंगा तो फिर ये जगह बेच पाऊंगा नहीं। इसका मतलब वो जो 5 मिलियन का इनफ्लो होना था वो मुझे नहीं होगा, उसे क्या शो कराएंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो शो कराना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहे इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर दे शुड स्टिल प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट और इंस्टेड एक्सेप्ट द ऑफर। कह रहे अच्छा सॉरी पैराडाइज कह रहा है हैज देयरफॉर डिसाइडेड टू रीप्रेस द प्रोजेक्ट, ठीक है। कह रहा है कि आप लोगों ने डिसाइड किया हम इसको रीप्रेस करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, रिजॉर्ट ही बनाना चाहिए कि बेच दें इसको। एक्चुअली पहले इसने एनपीवीज कंप्यूट की होंगी और उस वक्त उसका डिसीजन क्या आ गया होगा कि इसको बनाना चाहिए, उस हिसाब से उसने काम शुरू कर दिया होगा। आज जब ऑफर आई तो अब आप थोड़ा डबल माइंड हुए कि यार बनाऊं कि इसको बेच दूं, तो कह रहे हैं हम इसको रीअप्रेस करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं ऐसा काम करना है या नहीं करना। नहीं देन आपको कहते हैं कह रहे इफ इट डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर द सेल विल टेक प्लेस इमीडिएटली इंकरिंग लीगल कॉस्ट ऑफ 20,000। कह रहे अगर आपने इसकी ऑफर एक्सेप्ट की ना कि मैं बेच देता हूं, कह रहा फौरन पैसे मिल जाएंगे लेकिन इस पे लीगल कॉस्ट आएगी 20,000 की। अच्छा अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 मिलियन इनफ्लो होता तो 20,000 का आउटफ्लो भी तो होना था ना, और जब मैंने कहा जी मैं नहीं ऑफर एक्सेप्ट कर रहा तो वो 5 मिलियन का इनफ्लो नहीं होगा लेकिन वो 20,000 का आउटफ्लो भी तो नहीं होगा। तो अब एक तरीका यह है कि 5 लाख को एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटफ्लो शो कराऊं और 20,000 को इनफ्लो शो करा दूं, बचत होगी, या इनको नेट करके आप नेट फिगर से एंट्री डाल दो, तो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे जैसे भी आप लोग करते हैं। आगे कह रहे इफ दे रिजेक्ट द ऑफर द डेवलपमेंट विल कंटिन्यू एंड अकोमोडेशन विल बी अवेलेबल फॉर रेंट इन 1 ईयर्स टाइम। कह रहा अगर आप लोगों ने सोचा ना कि हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं ऑफर को, तो कह रहे 1 साल लगेगा इस रिजॉर्ट को डेवलप होने पे। इसका मतलब 1 साल तक अगर कंस्ट्रक्शन चलेगी तो क्या इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा पहले साल से? नहीं, तो वो फिर कब से आना शुरू होगा? उसके बाद से आना शुरू होगा, ठीक है। तो अभी उसने आपको कहा कि 1 साल इसको डेवलप करने पे, जगह को बनाने पे आपका खर्चा आना है। कंपनीज प्रोजेक्ट अकाउंटेंट हैज प्रोवाइडेड estimates of cost and revenue for the next 5 years as set out below। कह रहे अगले 5 साल का डेटा दिया जा रहा है। अच्छा अब
क्या डेटा है? नंबर 1 कह रहे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द 7 होटल्स ऑन द आइलैंड आर 37 मिलियन, ऑफ द टोटल 2 million हैज ऑलरेडी बीन स्पेंड in the form of down payment to several construction firm. These payments are irrecoverable. Yes. जी अब बताएं कितना? 2 million। उसने कहा 37 मिलियन का टोटल खर्चा है, 2 मिलियन में ऑलरेडी दे चुका हुआ हूं, वापस कोई नहीं मिलना। हाँ तो 2 मिलियन तो आपकी संक कॉस्ट होगी ना। अगर मैं डेवलप करने जा रहा हूं मजीद कितना खर्चा पड़ गया? तो 35 का आउटफ्लो होगा। ठीक है, साइलेंट हो तो आपको होता है हम ईयर एंड पे लेते हैं ना, तो 1 साल बनने पे लग रहा है तो फिर साल के एंड पे दूंगा। कौन से ईयर में आउटफ्लो लिखेंगे? हाँ, ईयर 0 का क्या मतलब होता था? हाँ वो तो इमीडिएटली आज का दिन होता है, स्टार्ट ऑफ ईयर 1 होता है। आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एडवांस में तो नहीं देनी होगी ना, तो वो कब देनी होगी? जब काम पूरा हो जाएगा, काम होने साल के बाद, तो फिर कौन सा ईयर बनेगा? ईयर 1 बनेगा। ठीक है, ईयर 1 में आउटफ्लो शो कराएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए था, कहता है मैं दे चुका हुआ हूं और वापस कोई नहीं मिलना। अब आप ये कोई जी मैं इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूं तब भी वापस नहीं मिलना, आप कहते मैं प्रोसीड कर रहा हूं तब भी कोई फर्क नहीं, तो आफ्टर डिसीजन से इंक्रीमेंट कोई नहीं हो रहा। अच्छा जी आगे देखते हैं। कह रहे टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द 40 लग्जरी सेल्फ केटरिंग लॉजेस दैट विल बी अटैच्ड टू द होटल आर 24 मिलियन। डाउन पेमेंट 4 मिलियन इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। अच्छा अब आपको कह रहा है कि 40 मैंने सेल्फ लॉज जो है कौन सा सेल्फ केटरिंग लॉजेस बनाने, कह रहे इसके ऊपर मेरा खर्चा आना है 24 मिलियन का, 4 मिलियन फौरन देना पड़ेगा। किस ईयर में? ईयर 0 में। तो 4 अगर 0 में देना पड़ गया तो बाकी जब काम पूरा होगा तो भी तो देना होगा, तो इसका लो ईयर 1 में बाकी 20। ठीक है, तो ईयर 1 में 20 आएगा। देन नेक्स्ट कह रहे कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग द होटल एंड लॉजेस इज एस्टिमेटेड 3.2 मिलियन। कह रहे अब जिनकी फर्निशिंग की जाएगी ना होटल वगैरह की, उस पर आपका 3.2 मिलियन का खर्चा आना है, तो ये भी आउटफ्लो होगा। फर्निशिंग वगैरह तो आपको पता है जब काम पूरा हो जाता है तभी करते हैं ना, तो इसका मतलब ईयर 1 में इसका भी आउटफ्लो शो करेंगे। अच्छा आगे कह रहे ईच लॉज विल हैव इट्स ओन स्विमिंग पूल। कितने लॉजेस बनाने थे? तो फिर 40 स्विमिंग पूल बनाना पड़ेंगे। और आगे कह रहे थे कॉस्ट ऑफ ईच पूल इज एक्सपेक्टेड टू बी 12,000। एक पूल का खर्चा 12,000 है, तो इंटू 40 करके 480,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कब आउटफ्लो आएगा? ईयर 1 में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन काम तो 1 साल में कंप्लीट होना है ना। देन नेक्स्ट 6 रेस्टोरेंट विल बी बिल्ड ऑन द आइलैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन। पैराडाइज हैज already had to commit 3 million of these costs in order to attract the chef it requires. Although these monies had not yet been paid over, Paradise Limited is contractually bound to pay them irrespective of whether the project now proceeds. कितना? 3 million। हाँ देखिए, कहते हैं कि 15 मिलियन का रेस्टोरेंट्स पे टोटल खर्चा आना है, 3 मिलियन का ना शेफ के साथ मैं कमिटमेंट कर चुका हूं कि यार तुम लोगों को ना मैं 3 मिलियन दूंगा, तुम लोगों ने जैसे होटल बनेगा काम छोड़ के इधर आ जाना है। कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअली मैं बाउंड हो चुका हूं, उन्होंने कहा कि यार तुम काम में हायर करो या ना करो, ये पैसे हमने ले लेने हैं। तो इसका मतलब मैं अब डिसकंटिन्यू करूं तब भी देना पड़ेंगे, मैं प्रोसीड करूं तब भी देना पड़ेंगे। तो इन 3 मिलियन पे तो मेरे डिसीजन से फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा, तो ये 3 मिलियन क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट। बट रेस्ट ऑफ द 12 वो रेलिवेंट है। कब आउटफ्लो? 1 में कराना पड़ेगा। देन नेक्स्ट a small trade of shops will be developed at a cost of 4 million। कह रहे कि एक स्मॉल ट्रेड ऑफ शॉप में लाइन की लाइन दुकानें बनानी पड़ेंगी, कह रहे 4 मिलियन का वो भी खर्चा आएगा। कब? 1 के अंदर। एनुअल कैश ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 2 मिलियन फॉर द होटल्स। रेवेन्यू फॉर होटल आर एस्टिमेटेड एट 13 मिलियन पर एनम। कह रहे जो हमारे ओवरहेड है ना वो 2 मिलियन आया करेगा, लेकिन जैसे रेवेन्यू में
13 मिलियन आया करेगा। तो अब इसका एक तरीका तो रेवेन्यू को लिखो इनफ्लो में 13 मिलियन और ओवरहेड को लिख दो आउटफ्लो में। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था, नेट करके 11 लिख दो, ठीक है। हाँ जी, नहीं 1 से नहीं होगा ये। अब देखें ना, ईयर 1 में तो आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो इसका मतलब साइलेंट हो तो हम एंड पे लेते हैं ना, तो दूसरे साल का एंड कौन सा बनेगा, दूसरे साल का एंड ईयर 3 का दूसरे, तो उसको क्या ईयर 2 बनेगा ना। इसको ना ईयर 2 से कैश फ्लोज आपको आना शुरू होंगे। नेक्स्ट कह रहे मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ईच लॉज विल बी 7,000 एंड एज कंपेयर टू रेंटल इनकम 390,000 पर एनम पर लॉज। अच्छा, कह रहे मेंटेनेंस का खर्चा 7,000 होगा पर लॉज, कितने लॉजेस से 40, तो इंटू 40 कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं रेवेन्यू जो आएगा ना 390 पर लॉज आएगा, 3,90,000, तो इसको भी इंटू 40 कीजिएगा। अच्छा आगे, डेप्रिसिएशन टोटल 1.5 मिलियन पर एनम विल बी चार्ज इन पैराडाइज लिमिटेड अकाउंट फॉर होटल, लॉजेस, रेस्टोरेंट एंड शॉप्स। डेप्रिसिएशन कहता है इतनी लूंगा, तो नॉन कैश है तो फिर क्या होगी, इररेलेवेंट होगी, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे। रेस्टोरेंट एंड शॉप्स आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट इनकम 4.73 मिलियन पर एनम इन टोटल। कह रहे रेस्टोरेंट से जो आपकी इनकम जनरेट होगी ना 4.73 मिलियन होगी, तो हर साल ये भी इनफ्लो आएगा 2 से लेकर ऑनवर्ड ना। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरो टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट 2.5 मिलियन पर एनम। अच्छा अब देखें, इंटरेस्ट का होता तो आउटफ्लो है, ये पेपर में भी आई कैप ने आपके डाल दिए पॉइंट। ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोग यूज करते हो, ये क्या होता है, ये भी तो इंटरेस्ट का ही रेट होता है। मैं उसको आउटफ्लो में भी लिख दूं, फिर उधर डिस्काउंट भी कर दूं, डबल चार्ज नहीं हो जाएगा। एनपीवी और आईआरआर, इन दोनों में इंटरेस्ट को आउटफ्लो के तौर पे नहीं लिखते, ठीक है। उसकी रीजन ये होती है जो डिस्काउंटिंग रेट होता है उसी के अंदर इंटरेस्ट का इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका ना आई कैप ने पेपर में पॉइंट डाला है और उसने कहा था कई स्टूडेंट लिखाए हैं, वो एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं लिखते होते, ये उसने जानबूझ के डाला हुआ है कि देखे स्टूडेंट लिखता है कि नहीं लिखता। डेप्रिसिएशन का तो जेन में आपके ये आ गया ना जी नॉन कैश है, इधर फौरन जेन में आएगा जी कैश है, पेमेंट तो होती है, लेकिन मसला ये वो जो डिस्काउंट रेट था वो एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें, तो उस वजह से डिस्काउंटिंग रेट के से इंटरेस्ट का ऑटोमेटिक इफेक्ट आता है, तो आपने इसको अलग से कंसीडर नहीं करना। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। अच्छा कह रहे हैं ऑल द सेटअप कॉस्ट विल अकर विद इन द नेक्स्ट ईयर बिफोर द रिजॉर्ट इज ओपन। अच्छा कह रहे हैं कि जितनी भी सेटअप कॉस्ट है ना नेक्स्ट ईयर आपको पे करना पड़ेंगी रिजॉर्ट की ओपनिंग से पहले। ओपनिंग को दूसरे साल के शुरू में हो जानी, तो कह रहे शुरू करने से पहले पैसे दे देना, तो दूसरे साल का शुरू ईयर 1 ही होता है ना। इसका ना वो जो आपको ऊपर कहते जा रहे थे ना ये ईयर 1 में पे करेंगे, आप सही कह रहे थे, इंस्ट्रक्शन भी यही दी है उसने। आगे, एनुअल रेवेन्यू एंड ओवरहेड रिलेटेड टू 4 ईयर फॉलोइंग दिस, क्या मतलब हुआ, जो रेवेन्यू और ओवरहेड बताया वो 4 इयर्स आगे कंस्ट्रक्शन। हाँ देखिए, उसने आपको शुरू में क्या कहा था, 5 साल का डेटा दे रहा हूं, आगे जाकर उसने कहा 1 साल बनने पे लग जाएगा, तो बाकी 4 ही रह गए ना। अच्छा अब ये जो एक्चुअली क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, ये एक्चुअली कैट के पेपर में आया हुआ है। एक्चुअली ACCA के अंदर रिक्वायरमेंट होती है या आपकी उम्र 21 साल हो तो या आपने ग्रेजुएशन की हो, अदरवाइज आप ACCA में एंटर नहीं हो पाते। उसके लिए ना फिर आपको इसका एक कोर्स करना पड़ता है जिसका पहले कभी नाम कैट होता था, आजकल उसका नाम AFD है। तो ये मैट्रिक के बाद स्टूडेंट आ जाते हैं इसके अंदर। तो अब ये उनके पेपर का क्वेश्चन है, तो मैट्रिक बाद स्टूडेंट आया होगा तो इसलिए ना उनका एग्जामिनर थोड़ा उनको हिंट दे ही जा रहा है। मतलब उसने क्या ऊपर कहा था ना 5 साल, नीचे उसने कहा 1 साल बनने पे लगेगा, आगे 4 साल रेवेन्यू आएंगे। आपका एग्जामिनर ऐसा कुछ नहीं बताएगा, इसलिए आपने डेटा से खुद अंदाजा लगाना है, ठीक है। तो बताने का मतलब ये था ये तो मैट्रिक वाले बच्चों का पेपर का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से तो उनके लिए तो ठीक है कि एग्जामिनर ने गाइड कर दिया। आपका एग्जामिनर ऐसे नहीं करता, वो आप लोगों को साइलेंट होगा, खुद ही जज करना होगा। आगे,
कह रहे कि assume that cash flow occur at the end of each year unless otherwise stated and that there are no terminal value to be considered at the end of 4 years. ये सेंटेंस क्या है? सारे इयर्स के एंड में कोई वैल्यू नहीं उसकी, लाइक डिस्पोजल वगैरह नहीं, कोई तो कॉस्ट नहीं है। हाँ देखिए, टर्मिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है? जब काम खत्म करते हैं जो पैसा मिलेगा। क्या उसने ये कहा है 4 साल बाद मैं होटल बंद कर दूंगा? नहीं, एक्चुअली ना हो सकता है इसकी रिजॉर्ट की लाइफ 20 साल हो, 25 साल हो, और इसने सोचा भी हो मैं चलाऊंगा, लेकिन क्या मैं ये सोचूंगा काम नया शुरू करते वक्त कि यार मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, 20 साल लाइफ है तो बस आखिरी साल जाके प्रॉफिट हो जाए? नहीं, मैंने एक प्लान बनाया होगा कि यार 2 साल तक मैं इसका लॉस बेयर कर सकता हूं, उसका इसको प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए, नहीं होता तो ना शुरू करो। ठीक है, तो इसलिए ना हम लोग एक प्लान बना लेते हैं। तो ऑल्दो इस रिजॉर्ट की लाइफ कहीं ज्यादा होगी, लेकिन वो कह रहा है मैं 5 साल की बेस पे जज करूंगा, अगर 5 साल में मेरी एनपीवी पॉजिटिव हो गई तो ठीक है मैं प्रोसीड करूंगा, नहीं होती तो छोड़ दें काम। जैसे आपको याद होगा मैंने शुरू की क्लास में एक पे बैक पीरियड कराया था। पे बैक पीरियड का क्या मतलब होता था? हाँ, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो कब रिकवर हो जाएगी। अगर आपके पैसे 2 साल में रिकवर हो जाएं, दूसरे प्रोजेक्ट में 3 साल में हो रहे हो, आप कौन सा एक्सेप्ट करते थे? 2 साल वाला। क्या आपकी कोशिश होती है यार एज सुन एज पॉसिबल मेरा अपना पैसा निकल आए, ताकि फ्यूचर में अगर खुदा ना खासा नुकसान हो तो प्रॉफिट ही फोरगो। हालांकि आप फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं देख रहे थे, हो सकता है 2 साल वाला प्रॉफिट कम दे रहा हो, 3 साल वाला ज्यादा दे रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह यहां पे उसने कहा कि जी मैं इन टोटल 5 साल की बेस पे सेस करूंगा, बेशक इसकी लाइफ आगे 15 साल और ही क्यों ना हो। तो अगर 5 साल में वो कहते हैं एनपीवी पॉजिटिव ना हुई तो फिर मैं प्रोजेक्ट प्रोसीड नहीं करूंगा। ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव ना होने का मतलब क्या? 5 साल नुकसान। अब कोई भी बंदा काम इसलिए तो नहीं शुरू करता पहले 10 साल में नुकसान बेयर कर लूं उसके बाद प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। ठीक है, अब जैसे अगर इसके एक मैं आपको एग्जांपल दूं, एक्चुअली मैकडोनल्ड का जो हेड ऑफिस है ना लाहौर में है, फोर्ट्रेस स्टेडियम के अंदर, तो उधर उनके ना एक जो कंट्री हेड था उसके साथ एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी। जब इन्होंने नया नया बनाया तो लाज़मी बात है जो लोकल बर्गर्स वगैरह थे उस दौर में, यानी ये तकरीबन कोई आप समझ लें एंड ऑफ 90s की बात है जब मैकडोनल्ड पाकिस्तान में आया था, तो उस वक्त आम जो लोकल आपको बर्गर्स वगैरह मिल जाते थे, 30-35 रुपए का चिकन बर्गर मिल जाता था, उस वक्त इन्होंने कोई 150 के करीब प्राइस रखी थी। तो मेरी यानी उसका जब बात हुई ना तो उसने कहा कहता है जी हमारी हर चीज़ इंपोर्ट होती है, मीट भी इंपोर्ट होता है, बर्गर भी इंपोर्ट होता है, जो हमारी सॉसेज हैं वो भी इंपोर्ट होती हैं, तो उससे हमारा खर्चा बढ़ा आता है। तो मैंने उससे कहा मैं कहा यार इस तरह तो फिर आप लोग लॉसेज में ही जाएंगे। तो वो हंस पड़ा, मुझे कहता है कि जी इन लोगों ने सोचा है कि एक जनरेशन का लॉस हम बेयर करेंगे, और कहता है उन्होंने ये कहा एक जनरेशन का लॉस बेयर करेंगे, बट जो न्यू जनरेशन है ना उसको हमने आदी करना है इसका, ताकि उसके बाद जब हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो खरीद के खाएं। इसका मतलब वो इतने सालों का प्लान बना के आए हुए थे कि जी इतने साल हम नुकसान बेयर करेंगे, और जब लोगों को एडिक्शन हो जाएगी खाने की उसकी, फिर उसके बाद हम अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो बताने का मतलब ये है कि हम लोग जब कोई काम शुरू करते हैं तो हम लोगों ने प्लान बनाया होता है कि किस हद तक मैं इसका नुकसान बेयर कर सकता हूं, उसके बाद इस काम को प्रॉफिटेबल हो जाना चाहिए, नहीं होता तो फिर बंद कर दें, शुरू ही ना करें। तो वो यहां पे ये कह रहा है कि 5 साल के अंदर आपने, अब देखें ना 5 साल के बाद फिर स्क्रैप तो होनी चाहिए थी, तो उसकी तो इंटेंशन ही नहीं बेचने की, तो इसलिए वो कहता है कि यार आप टर्मिनल वैल्यू स्क्रैप वैल्यूज को इग्नोर करो, बस इसी बेस पे देख लो एनपीवी पॉजिटिव आती कि नहीं आती। तो अब होगा क्या कि हम इसकी एनपीवी निकालेंगे, पॉजिटिव आ गई तो हम कहेंगे प्रोसीड कर लो, नेगेटिव आ गई तो हम कहेंगे यार जगह बेच दो, जो ऑफर आई एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको अच्छा दिया हुआ नीचे, कह रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना होगा 10 ईयर 10%। तो 10% के हिसाब से आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। रिक्वायरमेंट मैंने नीचे प्रिंट नहीं की क्योंकि वो कैट वालों का पेपर में जब क्वेश्चन आता था ना तो 40 नंबर का क्वेश्चन आता था, तो अब वो 40 नंबर का जब ये क्वेश्चन आता था तो इसकी रिक्वायरमेंट सी कोई 8-8 10-10 आगे होती थी, तो इसलिए मैंने वो लिखी नहीं यहाँ पे। तो बस आपने एनपीवी निकाल के डिसीजन देना है। कर लेंगे इसको अब ट्राई। अच्छा, इसकी बैक पे देखें एक और क्वेश्चन भी था, इसको अब जरा एक दफा इसके कैश फ्लोस खुद अभी बनाएं।
ठीक है, ये जो लॉ लिमिटेड के नाम से ना, ठीक है। इसके जरा कैश फ्लोज एक दफा खुद बनाएं। तो ऐसे ही होता है, गांव से तुम पढ़ने आए हुए थे, तुम ऐसे आते हैं। जी, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिएगा। और अपना मोबाइल कहाँ पे? सर इसके मोबाइल में चार्जिंग नहीं क्या कहते हैं?
दूसरे पॉइंट में बताया हुआ कि अभी वर्कर इडल है तो पहले साल तो हम और उन्होंने कहा है जो अभी वर्कर फारी हैं वो न्यू रेंज पे काम करेंगे। इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि कितना काम ये वर्कर कवर कर लेंगे और कितना के लिए। इसका तो उसने करना अगर पहले के लिए आइडल है तो इसका पूरा ही पहले साल का करना, पूरा ही करना। हाँ जी। जी लेबर के साथ, हाँ जी, और गारंटीड वेज दे रहे हैं, सही है। तो इररिलेवेंट लेंगे। हाँ, अगर तो गारंटीड वेज और स्पेयर कैपेसिटी इतनी है कि सफिशिएंट काम हो जाए तो इरेलीवेंट हो जाएगी। कमिटेड कॉस्ट में आ जाएगा। हाँ जी। as required for the new bench and इसको like ये पहले जिसमें ये इनका नवाज पे पहले खरीद के आ रहे हैं। हाँ जी। तो फिर जब ये वन का गया तो इमीडिएटली खरीद के आ गया। हाँ, उसने नीचे कैश फ्लोज के बारे में बताया कब होते हैं। लास्ट लाइन देखना। जी अब इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा।
कह रहे लो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज करंटली सर्चिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. Research and Development Department has suggested that it should diversify into production of frozen ready meals, beginning with the range of frozen curries. Research and Development Department has already spent 50,000 on recipe development and further 100,000 on test marketing for the proposed range. ये दोनों क्या हो गई आपकी? Irrelevant हो गई. ठीक है? Next. Initial results of the test marketing suggest that company could sell 100,000 meal per year in the first 2 years, rising to 200,000 in year 3, 4 and 5. Product life is anticipated to be 5 years. पहले 2 साल कहता है लाख मील बिकेंगे, अगले 3 साल 2-2 लाख बिकेंगे और फिर मार्केट से प्रोडक्ट आउट हो जाएगी, मतलब 5 साल लाइफ. आगे आपको कह रहे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज प्रोड्यूस्ड अ कॉस्ट कार्ड फॉर द प्रपोज्ड रेंज. All variety in the range having the same selling price and cost per unit. देखिए उसने कहा था ना रेंज ऑफ फ्रोजन करीज, तो अब डिफरेंट करीज के ऊपर खर्चा डिफरेंट आएगा, हो सकता है प्राइस भी डिफरेंट हो. ठीक है, जैसे आप लोगों ने इधर लोकल देखा है, मसलन चिकन की अगर कोई करी लेते हैं तो प्राइस डिफरेंट है, मटन की लेते हैं डिफरेंट हो जाती. लेकिन उसने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया, उसने कहा कि अज्यूम कर लो कि तमाम वैरायटी की कॉस्ट भी एक जितनी है और प्राइसेस भी सेम है. मतलब आपको इस चक्कर में ना पड़े जी कौन सी डिश कितनी क्वांटिटी थी एंड सो ऑन. सेलिंग प्राइस कहते हैं 3 पाउंड होगी. आगे कह रहे हैं मटेरियल 0.8 का, लेबर 0.6, वेरिएबल ओवरहेड 0.3, एलोकेटेड ओवरहेड 0.5. नीचे आपको इंफॉर्मेशन में दे रहे हैं ऑल रॉ मटेरियल विल बी बॉट इन एज फॉर द न्यू रेंज. कह रहा है मटेरियल जब चाहिए जितना चाहिए उसी वक्त खरीदेंगे, मतलब पहले से कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है. अच्छा अगर ना पड़ा हो तो किस रेट पे मेजर करते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे. कह रहे एस्टिमेटेड मटेरियल कॉस्ट पर मील इज 0.8. कह रहे और एस्टिमेट हमने किया 0.8 पर मील आपका खर्चा होगा. ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, इन क्वेश्चन में ना इन्फ्लेशन है ना टैक्सेशन है. ठीक है, तो इस वजह से जो प्राइस पहले साल की वही अगले साल भी चलेंगी आपकी. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लेबर का जो था, कह रहे दिस रिप्रेजेंट 10 मिनट्स डायरेक्ट लेबर पर मील एट 3.6 पर आवर. Firm's workforce has negotiated an agreement which guarantees them 40 hour pay per week. This agreement expires in 1 year's time. Currently, a large part of the workforce is idle, and workers who are currently idle would perform the work for the new range. अच्छा कह रहा है कि मेरा ना लेबर वैसे 10 मिनट लेती है एक करी बनाने पे, लेकिन कहता है मेरा लेबर का कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह का था कि हमने उन्हें कहा हुआ था 40 घंटे पर वीक तुम्हें पैसे मिलेंगे चाहे काम हो चाहे ना हो. और कह रहा है हमारी सफिशिएंट लेबर आइडल पड़ी हुई है. कह रहा है अगर मैं ये न्यू रेंज इंट्रोड्यूस करा दूं तो वो लेबर इसके ऊपर काम कर देगी, लेकिन कह रहा है ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितना अर्सा उनके साथ चलना है? 1 साल. तो इसका ना पहला साल उसी कॉन्ट्रैक्ट पे के अंदर मैं उनसे नया वाला काम करा लूंगा. ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहते हैं, इसका पहले साल की लेबर क्या होगी? इररेलेवेंट हो जाएगी. देन नेक्स्ट कह रहे कि इन 1 year's टाइम कंपनी इंटेंड टू टर्मिनेट द गारंटी 40 hour वीक एग्रीमेंट एंड सिंपली पे वर्कर फॉर आवर्स वर्क. अच्छा कहते हैं कि जब साल पूरा हो जाएगा ना और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, उसके बाद मैं इनके साथ दोबारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा. उसके बाद मैं इनको कहूंगा यार काम करो तो पैसे ले लो, मतलब जब काम नहीं होगा तो पैसे भी नहीं दूंगा. तो कह रहे ये चीज मेरी बच जाएगी. इसका मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल, तो पहले साल तो लेबर ने उन्हीं पैसों में काम कर डाला, बट उसके बाद पैसे दे के काम कराना पड़ेगा. आगे देखते हैं क्या बताता है. अच्छा आगे कह रहे दिस विल रिक्वायर फर्म टू इंक्रीज वेजेस टू 4.2 पर आवर. लेकिन कहता है फिर अब लेबर कहती है कि अगर काम होगा तो पैसे देने हैं, तो फिर हम 3.6 के हिसाब से काम नहीं करेंगे, 4.2 के हिसाब से. इसका मतलब पर मील कॉस्ट बढ़ जाएगी. अच्छा आगे कह रहे बाय ट्रांसफरिंग वर्कर टू द न्यू रेंज इट इज एस्टिमेटेड दैट रिडंडेंसी कॉस्ट 20,000 विल बी सेव्ड इन 1 year's टाइम. कहता अगर ये नई रेंज में लॉन्च ना करता, उन वर्कर के लिए कोई नया काम क्रिएट ना होता, तो जैसे ही साल पहला खत्म होना था ना, तो मैंने फालतू लेबर निकाल देनी थी. कहता जब मैं उनको निकालता ना तो 20,000 रुपये दे के निकालना पड़ना था,
अगर कहते हैं ये नई प्रोडक्ट लॉन्च कर डाली तो जो मैंने साल के बाद 20,000 देना था अब नहीं दूंगा, मतलब देखना जब वर्कर ही नहीं निकालूंगा तो पैसे भी तो नहीं दूंगा, तो फिर ये ईयर 1 का क्या शो होगा, इनफ्लो। ये बचत आपको किस वजह से हो रही, इसी काम की वजह से। आगे कह रहे कि थर्ड पॉइंट वो जो था ना वेरिएबल ओवरहेड, उसके बता रहा है, कह रहे दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू पावर द कुकर एंड फ्रीजर्स एंड वेरी इन द लाइन विद डायरेक्ट लेबर आवर्स। कह रहे ये जो ऊपर वेरिएबल ओवरहेड है ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी और कुकर वगैरह का खर्चा है और इसका लेबर आवर के साथ ताल्लुक है। क्या उसने कहा कि जब मैं 1 साल के बाद चेंज करूंगा लेबर टाइम कम लगाना शुरू कर देगी या लेबर पहले से ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर देगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। तो जब लेबर आवर पे फर्क ही नहीं पड़ा तो जितना पर मील उसने खर्चा दिए उतना ही खर्चा आया करेगा। ठीक है, आगे नंबर 4 था आपका एलोकेटेड ओवरहेड्स। उसके लिए बता रहे हैं, कह रहे दिस इंक्लूड 0.1 पर आवर फॉर डेप्रिसिएशन, कैश एक्सपेंस, नॉन कैश छोड़ दें इसको। रिमाइंडर बीइंग एन एलोकेशन ऑफ जनरल ओवरहेड्स, कह रहा बाकी एलोकेटेड कॉस्ट है, तो एलोकेटेड कॉस्ट भी तो हमारे लिए इरेलेवेंट ही होती है। आगे कह रहे इट इज एस्टिमेटेड दैट कैश फिक्स कॉस्ट या ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 30,000 पर एनम एज रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू रेंज। कह रहे अगर ये नई रेंज लॉन्च की 30,000 रुपए का मेरा खर्चा बढ़ जाना है। इसका ना ये रेलिवेंट है, ये एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट कह रहे न्यू रेंज विल बी कुक्ड एंड फ्रोजन ऑन मशीनरी दैट इज करंटली स्टैंडिंग आइडल। कह रहे ये जो चीजें मैंने बनानी ना, मेरे पास मशीनरी पहले से पड़ी है, उसी पे बननी है, तो क्या मशीनरी खरीदनी पड़ी? नहीं। लेकिन कह रहे मशीनरी कुड बी करंटली सोल्ड फॉर 100,000 रिसीवेबल इमीडिएटली। देखे ना मशीनरी आइडल पड़ी, मैं कहता हूं यार नहीं इस्तेमाल करनी तो बेच तो सकता हूं। कहता आज मेरी ₹1,00,000 की मशीनरी बिक जानी थी, इसका मतलब इस प्रोजेक्ट को अगर प्रोसीड ना किया तो ₹1,00,000 की बिक जानी थी। हम कैश फ्लो किस असम्पशन पे बना रहे हैं, क्या हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं, तो क्या बेच पाएंगे? तो जो 0 में लाख का इनफ्लो होना था अब नहीं होना, क्या बन गया? आउटफ्लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। आगे क्या कहता है, कह रहे इफ यूज्ड टू प्रोड्यूस द न्यू रेंज इट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 20,000 in 5 years टाइम। कह रहा अब अगर इस प्रोडक्ट बनाने पे 5 साल इस्तेमाल किया ना तो बस ये 20,000 की बिकेगी। नेट कर सकते हैं या नहीं? सर नेट करेंगे सेम ईयर में नहीं हो रहा, सेम ईयर में नहीं हो रहा। ठीक है, वो 5वां साल है, वो 0 है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ना निकालनी होती तो फिर मैं कहता नेट कर लो। यानी अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती जो सीएमए में पढ़ते थे तो मैंने नेट कराना था, लेकिन यहाँ ईयर्स का फर्क है ना, फैक्टर चेंज हो जाता है। तो 5वें साल इसको क्या शो कराएंगे? इनफ्लो। स्क्रैप से तो इनफ्लो होगा ना। अच्छा आगे कह रहे न्यू पैकेजिंग मशीन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द न्यू रेंज कॉस्टिंग 500,000, लेकिन कह रहा है इसकी पैकिंग के लिए एक नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी 5 लाख की। कब आउटफ्लो? 0। अच्छा आगे आपको कह रहे हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000 और कह रहे हैं बाद स्क्रैप 40 होगी, आखिरी साल इनफ्लो आ जाएगा। फर्म यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लिए, इरेलीवेंट। कह रहे कंपनी रेज फाइनेंस एट अ कॉस्ट ऑफ 12%। कह रहा 12% के हिसाब से ना मुझे फंडिंग हो जाती, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। अज्यूम दैट all cash flows occur at the end unless otherwise stated। ठीक है, कह रहे कि अगर मैंने कोई कह दिया शुरू में है तो शुरू में, अदरवाइज सारे कैश फ्लोज आपने एंड पे अज्यूम करने हैं। तो इस बेस के ऊपर कहता है इसको आपने सॉल्व करना है। जो वेरिएबल ओवरहेड आपने बताया था कि वो डायरेक्ट लेबर आवर्स पे डिपेंड करी ना, हमने डायरेक्ट लेबर आवर्स में पहले ये कि जो हमारी लेबर थी उसने बेसिकली लाइक उस पे हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं वेरिएबल। हाँ, लेकिन ओवरहेड तो लग रहे होंगे ना। हाँ जी, ओवरहेड आएंगे। अच्छा, इसके कैश फ्लोज बने हैं आप लोगों से? अच्छा चलें, इसके अब मैं जरा कैश फ्लोज बनाता हूँ ताकि आप लोगों का आंसर कंफर्म हो जाए। ईयर कितने थे इसके? 5 साल। 0 1 2 3 4 5।
अच्छा, उसने आपको, मैं क्वेश्चन शुरू से पढ़ता जाता हूँ ताकि कोई चीज़ ना मिस हो। कह रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सजेस्टेड दैट इट शुड डाइवर्सिफाई इनटू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रोजन रेडी मील बिगिनिंग विद द रेंज ऑफ फ्रोजन करी। द रिसर्च डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी स्पेंड 50 and 100,000. Initial estimate testing suggests 1 lakh meals first 2 year and 200,000 3, 4 and 5. अच्छा, कह रहे रिसर्च डिपार्टमेंट। अच्छा, इसका मेन अब सेल्स। अच्छा, पहले 2 साल लाख मील बिक रहे, किस रेट पे? तो कितना इनफ्लो, सॉरी 1 में आएगा। और अगले 2 साल में कितने, 3 साल में कितने मील? 2 लाख। तो 3 रुपए के हिसाब से अच्छा जी, उसके बाद अब मटेरियल भी तो चाहिए ना। मटेरियल उसने कहा था खरीदना ही पड़ना है, तो फिर 0.8 के हिसाब से खर्चा आएगा। तो उसने कहा था अगर मैंने कहा है तो शुरू में, वरना एंड पे लीजिएगा। इसका मतलब फिर पेमेंट कब कर रहे होंगे? ईयर एंड पे। तो लाख मील का 0.8 के हिसाब से 80,000, और फिर अगले 3 साल के लिए 160,000। लेबर, अच्छा पहले साल की लेबर क्या होगी? इरेलेवेंट, बट आइंदा उसने कहा काम कराओगे तो पैसे दोगे। ठीक है, अब लेबर की मैं थोड़ी वर्किंग कर देता हूं। ईयर 2 की अगर मैं बात करूं, लाख मील बनाने हैं ना। अच्छा, उसने क्या कहा था कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं फर्ज करें कहता हूं 10 मिनट, तो नंबर ऑफ मिनट्स आ गए। आपको उसने वेज रेट क्या दिया हुआ था? 4.2, लेकिन तो पर आ रहा है ना, डिवाइड बाय 60। देखें, लाख को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स आ गए, तो फिर वेज रेट भी पर मिनट चाहिए ना। उसने कहा 4.2 पर आवर रेट, तो मैंने डिवाइड बाय 60 करके पर मिनट बना दिया 70,000। अच्छा, अब अगर इधर 70,000 है तो आगे तो प्रोडक्शन डबल होगी थी ना, तो 140,000। वेरिएबल ओवरहेड्स, अच्छा वेरिएबल ओवरहेड तो हमने कहा था रेलिवेंट ही है, तो 0.3 के हिसाब से लाख यूनिट का 30,000, और फिर 2 लाख यूनिट्स का 60,000। अच्छा जी, अब नीचे पैराग्राफ्स पे आ जाते हैं। रॉ मटेरियल का तो हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं, लेबर के ऊपर आते हैं। लेबर का उसने एक तो कहा था ना 10, वो जो है आपका रेट चेंज हो जाएगा। साथ उसने कहा कि हमने अगर न्यू रेंज लॉन्च ना करते साल के बाद वर्कर निकाल देने थे। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो लेबर आर्क की बेस के ऊपर। एक्चुअली देखें ना, लेबर आर्क में कोई चेंज आया आपके? नहीं, वो तो 10 मिनट ही रहा ना। अगर वो कहता जी अब नए रेट के बाद लेबर ने 8 मिनट लगाने शुरू कर दिए तो वो इफेक्ट हो जाता है। सर आपने पर मील करके किया ना ये, वो एक्चुअली ना फर्क वही आपको कह रहा हूँ ना, लेबर के टाइम पे कोई फर्क पड़ा? लेबर कॉस्ट नहीं कहा, लेबर आर का है। लेबर कॉस्ट चेंज हुई है। अगर वो कहते हैं ना लेबर कॉस्ट की बेस पे है, तो फिर मैं देखता वो लेबर कॉस्ट का कितने परसेंट है, उतने परसेंट लेबर लेके लिख देता। तो सर हम यूं नहीं करेंगे कि जो पर मील जितना टाइम लग रहा है उसको वेरिएबल ओवरहेड कैलकुलेट करो कितना आता है। सर वो 0.167 और 0.3 रेट है सर। 10020 कैसे निकाला है? सर ये 2 लाख मील्स हो गए, एक मील पे 0.167। ये कहाँ से लिया? फिर यहाँ लिखा है मैंने, ये रेट लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय 60 करें तो 12 होगा। ये उसने कहा 3 रुपये है ना आपका। यस सर। तो कितना टाइम लगता था एक मील पे? 10 मिनट।
तो इसको डिवाइड बाय 10 करो, पर मिनट आ गया। बस पर आवर था। अच्छा जी, आगे उसने अब जो तो डेटा ऊपर 2-3 पॉइंट से तो याद था मुझे, वो तो मैंने लिख दिया। अब पैराग्राफ पे आ जाते हैं। पहले नोट में उसने कहा मटेरियल के बारे में, वो तो इररिलेवेंट, मैंने अकाउंट फॉर कर लिया। अच्छा, लेबर के अंदर उसने कहा था कि साल के बाद मैंने एक्स्ट्रा वर्कर निकाल देने थे, 20,000 उनको पे करना पड़ना था, अब तो नहीं मैं निकाल रहा। तो वो जो रिडंडेंसी कॉस्ट थी वो आप लोगों को सेव होगी कब? ठीक है, ईयर 1 में सेव होगी। साल के बाद निकालना था तो मैंने उनको 20,000 रुपये दे के निकालना था ना, अब मैंने निकाला ही नहीं, तो जो साल बाद 20,000 देना था अब नहीं देना पड़ा, तो वो ईयर 1 का क्या शो हो गया? इनफ्लो शो हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड का तो हो गया पॉइंट, इंक्लूड डेप्रिसिएशन वगैरह वो इसमें नहीं आनी थी। अच्छा, उसने आपको कहा था एलोकेटेड एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है 30,000। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट 30,000, इनफ्लो आउटफ्लो? आउटफ्लो। ठीक है, तो तमाम ईयर्स में 30,000 का आउटफ्लो आ जाएगा। आगे आ जाए जी मशीनरी पे। पहले ओल्ड वाली की बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है। अच्छा, उसने आपको कहा था करंटली, अभी इमीडिएटली लाख रुपए की बिक सकती है, तो क्या अब आप बेच रहे हैं? तो ईयर 0 में क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। लेकिन उसने कहा 5 साल इस्तेमाल करने के बाद 20,000 की बिक जाएगी, तो 20,000 इनफ्लो तो होगा ना। और उसके बाद मशीनरी न्यू वाली, उसने कहा था ना पैकेजिंग मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, वो 0 में कितने की मिलती है? तो 500,000 का आउटफ्लो, और एंड पे स्क्रैप के तौर पे कितने की बिक जाती है? तो 40,000 का इनफ्लो। बस ये, और कोई नहीं था। अब आप लोगों ने इनको उसी तरह टोटल कर लेना था। ठीक है, तो आप लोगों का आ जाने थे नेट कैश फ्लोस, उसके बाद आप लोगों ने उसी तरह फैक्टर निकालना था एट द रेट 12%, उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसकी बेस पे डिसीजन दे देना है कि क्या करना है। ठीक है, अब वो जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसको आप लोगों ने ना कैश फ्लोज वगैरह बना के आने। कल इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस कुछ देखेंगे इन क्वेश्चंस की। थैंक यू।